चलिए हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। तो चलिए आज हम लोग आगे की पढ़ाई को स्टार्ट करते हैं। थर्ड वीडियो में आपको टाइप्स ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड्स की जानकारी दी गई थी, जिसमें हम लोग कितने टाइप्स पढ़ चुके हैं? 2 टाइप्स। कौन कौन? तो आयोनिक सॉलिड्स पढ़ चुके, कोवैलेंट सॉलिड पढ़ चुके हैं, और आज फोर्थ वीडियो यानी क्लास 4 में हम लोग थर्ड टाइप का स्टडी करने जा रहे हैं। कौन सा? मॉलिक्यूलर सॉलिड्स। जिस तरह आयनिक सॉलिड्स का कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स क्या था? आयंस, अपोजिटली चार्ज्ड आयंस। मेटेलिक सॉलिड्स का कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स क्या था? एटम्स। उसी तरह मॉलिक्यूलर सॉलिड्स का कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स क्या होगा? मॉलिक्यूल्स। बट मॉलिक्यूल्स कई टाइप्स की हो सकती है। नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स, पोलर मॉलिक्यूल्स एंड हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूल्स। नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स, नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स किसे कहेंगे? जिसका डायपोल मोमेंट क्या हो? 0 हो, उसे कहते हैं नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स। पोलर मॉलिक्यूल्स किसे कहेंगे? जिसका डायपोल मोमेंट 0 से ग्रेटर हो, ज्यादा हो, वो हो गया नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स। और जो हाइड्रोजन बॉन्ड से बॉन्डेड होगा वो कहेगा हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूल्स। आइए एक बात जानते हैं हम लोग कि हम लोग ये क्या कहेंगे। देखो, जैसे CO2, CO2 की स्ट्रक्चर होती है लीनियर, लीनियर जस्ट लाइक लीनियर, सीधा लीनियर हो गया। तो CO2 की स्ट्रक्चर अगर देखें आप, C डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O, लीनियर स्ट्रक्चर हुई CO2 की। आपको पता है कार्बन से अधिक इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी होती है? ऑक्सीजन की। तो इलेक्ट्रॉन किधर शिफ्ट होगा? टुवर्ड्स हायर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स। तो जो बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स है वह मूव करेगा किधर? ऑक्सीजन की तरफ, बिकॉज हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के कारण। इलेक्ट्रॉन जब ऑक्सीजन की तरफ मूव करेगा, इधर ऑक्सीजन का डेंसिटी बढ़ जाएगा, इधर हो जाएगा कौन सा चार्ज? पार्शियल माइनस। और इधर भी क्या हो जाएगा? पार्शियल माइनस। इधर क्या हो जाएगा? पार्शियल प्लस। तो डायपोल मोमेंट की जो डायरेक्शन होती है ना, तो जिधर इलेक्ट्रॉन मूव करता है उसी डायरेक्शन में डायपोल मोमेंट का भी डायरेक्शन होती है। तो अभी भी आपने देखा कि इलेक्ट्रॉन किधर मूव करा? ऑक्सीजन की तरफ। तो डायपोल मोमेंट भी किधर जाएगा? ऑक्सीजन की तरफ। आप देख सकते हैं डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन होगा ऑक्सीजन की तरफ, डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन होगा ऑक्सीजन की तरफ। आप देख सकते हैं कि ये जो दो डायपोल है, ये जो डायरेक्शन है डायपोल मोमेंट की, आप यहां देख सकते हैं इस कितना एंगल पर होगा? 180 डिग्री। चूंकि ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है, इसका नेट डायपोल मोमेंट, रिजल्टेंट डायपोल मोमेंट क्या हो जाएगा? 0। ये कहलाएगा नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स। जिसका डायपोल मोमेंट 0 हो वो हो गया नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स। अब पोलर मॉलिक्यूल्स की बात करते हैं, लाइक HCl की बात करते हैं। HCl, HCl। अब ये बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स किधर मूव करेगा? किधर शिफ्टिंग होगी उसकी? आपको पता है हाइड्रोजन से अधिक इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी होती है? क्लोरीन की। इसका अर्थ हुआ कि यहां पर इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट होगा किधर? क्लोरीन की तरफ।
तो डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन भी किधर होगा? क्लोरीन के तरफ, क्लोरीन की ओर देखो, टुवर्ड्स क्लोरीन। तो अब यहां क्या है, इस डायरेक्शन को कोई अपोज नहीं कर रहा है, सिंगल डायरेक्शन में यहां आपको डायपोल मोमेंट यहां पर दिखेगा, इसलिए इसका डायपोल मोमेंट कभी जीरो नहीं हो सकता, यानी जीरो से ग्रेटर होगा इसका डायपोल मोमेंट। और जिसका डायपोल मोमेंट जीरो से क्या हो, ग्रेटर हो, उसे क्या कहते हैं? पोलर मॉलिक्यूल्स। समझ गए यहां तक? तो इस तरह से हम लोगों ने अभी एक चीज जाना कि मॉलिक्यूलर सॉलिड्स का कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स मॉलिक्यूल्स होता है। नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स डायपोल मोमेंट जीरो, पोलर मॉलिक्यूल्स डायपोल मोमेंट ग्रेटर देन जीरो, एंड हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूल्स। ओके, तो अब इन टर्म्स को हम लोग समझते हैं। मॉलिक्यूलर सॉलिड्स, इन दिस सॉलिड्स द constituent particles are molecules. These molecules may be non-polar, अर्थात डायपोल मोमेंट इक्वल टू जीरो, such as CO2, I2, CCl4, etc. etc. इन सभी मॉलिक्यूल्स का डायपोल मोमेंट क्या होती है? जीरो। ये हो गया नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स। दे मे बी पोलर, मॉलिक्यूल्स पोलर भी हो सकता है, अर्थात जिसका डायपोल मोमेंट ग्रेटर देन जीरो हो, लाइक H2O, HCl, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। इनका डायपोल मोमेंट जीरो नहीं होती, जीरो से क्या होती है? ग्रेटर होती है, इसलिए हो गया पोलर मॉलिक्यूल्स। और हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूल्स लाइक सॉलिड H2O। H2O का सॉलिड फॉर्म क्या कहलाता है बच्चों? आइस, यानी बर्फ। जो किसमें वाटर जो मॉलिक्यूल्स होता है वो हाइड्रोजन बॉन्ड से बॉन्डेड रहता है, ये हो गया हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूल्स। ओके, द मॉलिक्यूल्स आर हेल्ड टुगेदर बाय वीक डिस्पर्सन फोर्सेस या लंदन फोर्सेस और डायपोल डायपोल इंटरेक्शंस। इसी को हम लोग कहते हैं वान डेर वाल्स फोर्सेस। ये 11th में भी थी चैप्टर केमिकल बॉन्डिंग, वान डेर वाल फोर्सेस वीकेस्ट फोर्सेस होती है। तो वान डेर वाल फोर्सेस की कई टाइप्स होती है। तो मैं आपको बता दूं कि मॉलिक्यूलर सॉलिड्स में जो मॉलिक्यूल्स होता है वह आपस में एक बॉन्ड या इंटरेक्शन से कनेक्ट होता है। तो कौन कौन से इंटरेक्शन से मॉलिक्यूल कनेक्ट रहता है? तो वान डेर वाल्स इंटरेक्शन से मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से कनेक्ट रहता है मॉलिक्यूलर सॉलिड्स में। यहां जो लिखा हुआ है डिस्पर्सन फोर्सेस, जिसको हम लोग लंदन फोर्सेस के भी नाम से जानते हैं, और डायपोल डायपोल इंटरेक्शंस, ये वान डेर वाल फोर्सेस का ही क्या होता है? टाइप्स होती है, प्रकार होती है। कई प्रकार की वान डेर वाल फोर्सेस होती है। शायद आपको मालूम ना हो तो मैं आपको थोड़ी सी जानकारी दे दूं। वान डेर वाल फोर्सेस की 5 टाइप्स होती है, और उस 5 टाइप्स में अलग अलग मैग्नीट्यूड होता है उसका। फर्स्ट टाइप होती है वान डेर वाल फोर्सेस की आयन डायपोल इंटरेक्शंस फर्स्ट, सेकेंड डायपोल डायपोल इंटरेक्शंस,
थर्ड, आयन इंड्यूस्ड डायपोल इंटरेक्शंस। फोर्थ, डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल इंटरेक्शंस। एंड इसका जो फिफ्थ टाइप है वो है इंस्टेंटेनियस डायपोल एंड इंड्यूस्ड डायपोल इंटरेक्शंस। ये जो फिफ्थ टाइप है, इंस्टेंटेनियस डायपोल, इंड्यूस्ड डायपोल इंटरेक्शंस, ये पांचों टाइप में से ये सबसे कम मैग्नीट्यूड वाला वान डेर वाल्स फोर्सेस होती है। तो जो सबसे मिनिमम मैग्नीट्यूड वाला वान डेर वाल्स फोर्सेस होती है उसका नाम क्या है? इंस्टेंटेनियस डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल इंटरेक्शंस। इसी को कहते हैं हम लोग डिस्पर्सन फोर्सेस या लंदन फोर्सेस। तो यहां 5 टाइप्स में 2 टाइप को यहां पर हमने यूज किया है। वही वाला फिफ्थ वाला इंस्टेंटेनियस डायपोल या इंस्टेंटेनियस डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल इंटरेक्शंस, उसी को कहते हैं डिस्पर्सन फोर्सेस या लंदन फोर्सेस। और एक टाइप यहां इंडिकेट किया गया डायपोल डायपोल इंटरेक्शंस। ये टाइप्स हुआ वान डेर वाल्स फोर्सेस की, और इसी इंटरेक्शन से मॉलिक्यूलर सॉलिड्स में मॉलिक्यूल्स होता हुआ बाउंड रहता है, कनेक्ट रहता है, तब वह मॉलिक्यूलर सॉलिड्स का निर्माण करता है। और मॉलिक्यूल्स हाइड्रोजन बॉन्ड से भी क्या हो सकता है? बाउंड हो सकता है। तो इसलिए मैंने लिखा और हाइड्रोजन बॉन्ड्स। इसका अर्थ क्या हुआ? कोई अगर पूछ दे कि मॉलिक्यूलर सॉलिड्स में मॉलिक्यूल्स किससे बाउंड रहता है, बस सिंपल आंसर देना है, ऐसे बोल देना है वान डेर वाल्स फोर्सेस से और हाइड्रोजन बॉन्ड से। वान डेर वाल्स फोर्सेस में कौन सा इंटरेक्शन से कोई अगर पूछ दे तो बोल देना डिस्पर्सन फोर्सेस या लंदन फोर्सेस से, और फिर डायपोल डायपोल इंटरेक्शन से वो आपस में बाउंड रहता है। जब वो बाउंड होता है तब जाकर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स का निर्माण हो जाती है। दे आर क्लासिफाइड इनटू 3 टाइप्स on the basis of type of forces existing between the molecules. मॉलिक्यूल्स के बीच लगने वाले बल के आधार पर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स को पुनः 3 टाइप्स में डिवाइड किया गया है। इससे पहले आपने पढ़ा 3 तरह की मॉलिक्यूल्स हो सकती है, नॉन पोलर, पोलर और हाइड्रोजन बॉन्डेड। इसलिए मॉलिक्यूलर सॉलिड्स का पुनः क्लासिफाई किया गया कितने टाइप्स में? 3 टाइप्स में। कौन कौन? नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स, नेक्स्ट पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स, नेक्स्ट हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड्स। अब आप अपने से भी जान सकते बिना रटे हुए, आपको चूंकि मालूम हो चुकी है किन किन मॉलिक्यूल से मॉलिक्यूलर सॉलिड्स बना होता है। आप खुद भी बता सकते हैं कि मॉलिक्यूलर सॉलिड को 3 टाइप्स में क्लासिफाई किया गया है। जो नॉन पोलर मॉलिक्यूल से बना होगा नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स, जो पोलर मॉलिक्यूल से बना होगा पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स, जो हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूल से बना होगा वो हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड्स कहलाएगा। चलिए अब हम लोग एक एक करके इसकी स्टडी करते हैं। फर्स्ट टाइप है इसका नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स, अर्थात जिन मॉलिक्यूल्स का डायपोल मोमेंट क्या हो बच्चों? 0। They consist of constituting particles as atoms of noble gas
मॉलिक्यूल्स। इसमें नोबल गैस का एटम्स आ सकता है, क्योंकि नोबल गैस एटॉमिक फॉर्म में ही एग्जिस्ट करता है, इसलिए यहां एटम ही लिखना पड़ा। उसके अलावे वो भी मॉलिक्यूल्स आएगा जिसका डायपोल मोमेंट 0 होता है, अर्थात नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स। लाइक जैसे नोबल गैस एटम्स के रूप में हीलियम हो सकता है, नियोन हो सकती है, आर्गन हो सकती है, क्रिप्टन हो सकती है, और नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स के रूप में हमने कई एग्जांपल्स लिखा है, जैसे हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स, क्लोरीन मॉलिक्यूल्स, ब्रोमीन मॉलिक्यूल्स, आयोडीन मॉलिक्यूल्स, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। इन सभी का डायपोल मोमेंट 0 होता है। कैसे? अब सपोज करो आप Cl2 ही ले लो, अब Cl बॉन्ड Cl, सिमिलर एटम्स है यहां, तो दोनों का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी क्या होगा? सेम होगा। जितनी फोर्स से इस बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर को क्लोरीन अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा, उतनी ही फोर्स से ये क्लोरीन इस बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर को क्या करेगा? अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा। करेगा कि नहीं करेगा? तो यहां क्या हो रहा है कि दोनों तरफ इक्वल फोर्सेस एक्ट हो रही है। ये दोनों फोर्सेस तो अपोजिट डायरेक्शंस में है, तो क्या हो जाएगा? कैंसल। इसलिए इसका डायपोल मोमेंट क्या हो जाएगा बच्चों? 0। डायपोल मोमेंट का सिंबल होता है म्यू, तो रिजल्टेंट डायपोल मोमेंट क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगी। ये नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स का एग्जांपल्स हो गया। ओके, इन दिस टाइप्स ऑफ सॉलिड्स देयर आर वीक van der Waals forces of attraction और dispersion forces। जो सबसे वीक van der Waals फोर्स होती है, मैंने अभी आपको पहले जानकारी दी कि 5 तरह के van der Waals फोर्सेस होती है, उसमें सबसे कमजोर फोर्सेस एक्ट होती है, जिसमें 5th टाइप में जो मैंने बताया था, क्या? इंस्टेंटेनियस डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल इंटरेक्शंस का, उसी का नाम है डिस्पर्सन फोर्सेस। तो नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स में मॉलिक्यूल्स के बीच कौन सा van der Waals फोर्स एक्ट होती है? वही 5th टाइप वाला, इंस्टेंटेनियस वाला, उसी का नाम है डिस्पर्सन फोर्सेस। इसी को हम लोग लंदन फोर्सेस के भी नाम से जानते हैं। दे आर ऑल्सो कॉल्ड लंदन फोर्सेस। चलिए, यहां तक आपका क्लियर हो गया। These solids are shocked, क्योंकि ये तो सबसे कम मैग्नीट्यूड वाला van der Waals फोर्सेस से इसमें मॉलिक्यूल्स बॉन्ड रहता है, सबसे कमजोर बल वाला से। डिस्पर्सन फोर्सेस, लंदन फोर्सेस से इसमें मॉलिक्यूल्स कनेक्ट रहता है। इसलिए नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स हार्ड ना होकर क्या होगा? सॉफ्ट होती है। क्या होती है बच्चों? सॉफ्ट। दे हैव लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स, क्योंकि इसमें तो मॉलिक्यूल्स वीकेस्ट इंटरेक्शन से कनेक्ट रहता है, इसलिए इसका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? लो। कम तापक्रम पर ही ये पिघल सकता है और उबल सकता है। दे डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, और इससे इलेक्ट्रिसिटी प्रवाहित नहीं हो सकती। कोई भी मॉलिक्यूलर सॉलिड्स, कोई भी एनीवन, मॉलिक्यूलर सॉलिड्स का जनरल नेचर ही हो गया इंसुलेटर का, चाहे वह पोलर हो, नॉन पोलर हो, हाइड्रोजन बॉन्डेड हो, किसी से भी इलेक्ट्रिसिटी प्रवाहित नहीं होती। तो आप एक लाइन में रट सकते हैं कि मॉलिक्यूलर सॉलिड्स का नेचर क्या होता है, बोल देना क्या होता है? इंसुलेटर। कुछ चालक होती है वो, उससे करंट प्रवाहित नहीं कर सकती है। दे डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, अर्थात इंसुलेटर। अब ये तो बात हम लोग समझ गए, नॉन पोलर
इंटरमॉलिक्यूलर सॉलिड्स के बारे में तो समझ गए। अब आपके माइंड में एक बात आ रही होगी कि जब मॉलिक्यूल्स नॉन पोलर है तो दो नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स कैसे जुड़ सकता है? क्योंकि आपने बचपन से पढ़ा है जुड़ने के लिए एक बार प्लस चार्ज होना चाहिए, एक बार माइनस चार्ज होना चाहिए, तभी प्लस और माइनस के बीच क्या होगा? अट्रैक्शन होगा, तब उस अट्रैक्शन से वो कनेक्ट होता है। लेकिन ये तो नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स है। नॉन पोलर मतलब उस पर कोई पोल ही नहीं है, कोई चार्ज ही नहीं है, तो बिना चार्ज का वो कैसे जुड़ सकता है भाई? ये बात तो सही है, चार्ज नहीं है तो फिर कैसे जुड़ेगा? H2 न्यूट्रल मॉलिक्यूल, Cl2 न्यूट्रल मॉलिक्यूल, I2 न्यूट्रल मॉलिक्यूल, नो चार्ज। तो क्या बिना चार्ज वाला मॉलिक्यूल आपस में जुड़ सकता है? चार्ज वाला तो जुड़ सकता है, लेकिन बिना चार्ज वाला कैसे जुड़ सकता है? नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स आपस में कैसे कनेक्ट हो सकता है? हो सकता है, आइए समझते हैं कैसे। अब अगर हम बात करें कि यहां पर HCl है, यहां भी HCl है, तो Cl की नेगेटिविटी क्या होती है? ज्यादा। इलेक्ट्रॉन किधर दौड़ेगा? क्लोरीन की ओर। तो क्लोरीन की ओर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होगी? बढ़ जाएगी। इधर क्या हो जाएगी? निगेटिव। इधर क्या हो जाएगी? पॉजिटिव। इस पर तो चार्ज है, ये तो पोलर मॉलिक्यूल है। उसी तरह यहां क्या होगा? माइनस, यहां प्लस, यहां भी चार्ज है मॉलिक्यूल्स में, ये भी क्या होगा? पोलर मॉलिक्यूल्स। तो यहां तो इंटरेक्शन बीच में संभव है, क्योंकि इस मॉलिक्यूल का ये माइनस चार्ज वाला एटम और इस मॉलिक्यूल का ये प्लस चार्ज वाला एटम, तो माइनस और प्लस के बीच क्या लग जाएगा? इंटरेक्शंस। इंटरेक्शंस लग रहा है, देखो जुड़ गया। ये तो पॉसिबल है, चार्ज होगा तो वो इंटरेक्शंस लग सकता है, पोलर मॉलिक्यूल्स के बीच इंटरेक्शन लग सकता है, लेकिन नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स के बीच कैसे लगेगा इंटरेक्शंस? ये तो समझ में नहीं आ रहा। आइए समझते हैं। होता क्या है, जैसे ये H2 मॉलिक्यूल है, राइट, इस पर कोई चार्ज नहीं है, क्योंकि H2 मतलब H बॉन्ड H, सेम एटम्स है, नेगेटिविटी सेम है, तो जितना फोर्स इधर एक्ट होगा उतना ही फोर्स इधर एक्ट होगा, तो नेट रिजल्ट क्या हो जाएगी? जीरो, कोई चार्ज नहीं है। उसी तरह फिर एक न्यूट्रल मॉलिक्यूल H2 ले लेते हैं। अब ये दो न्यूट्रल मॉलिक्यूल कैसे आपस में कनेक्ट होगा? किससे इंटरेक्शंस लगेगा? यहां तो आराम से इंटरेक्शन लग गया था, क्योंकि इधर प्लस था उधर माइनस था, इंटरेक्शन लग गया। लेकिन यहां इंटरेक्शन कैसे पॉसिबल है भाई? पॉसिबल है, पूछो कैसे? किसी दो न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स के बीच जो इंटरेक्शंस लगता है बीच में, वही है आपका इंस्टेंटेनियस डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल इंटरेक्शंस। अब क्या होता है? इंस्टेंटेनियस मैंने नाम बोला, इंस्टेंट कुछ क्षण के लिए ऐसा हो सकता है, कुछ पल के लिए ऐसा हो सकता है कि ये न्यूट्रल मॉलिक्यूल डायपोल की तरह काम करने लगेगा। डायपोल मतलब एक तरफ पॉजिटिव चार्ज, एक तरफ नेगेटिव चार्ज, दो पोल यानी टू अपोजिट चार्जेस बराबर डायपोल होती है। लेकिन ये कुछ पल के लिए डायपोल की तरह एक्ट कर सकता है। इमेजिन करो कैसे? ऐसे H2 यानी हाइड्रोजन में जो इलेक्ट्रॉन्स है वो ऑर्बिट में क्या करता है? चक्कर लगाता है। मान लो कि कुछ क्षण के लिए वो सारा इलेक्ट्रॉन एक तरफ आ गया, सपोज
मोमेंट के लिए हो सकता है कि H2 मॉलिक्यूल का जो इलेक्ट्रॉन है कुछ मोमेंट के लिए एक तरफ सारा इलेक्ट्रॉन आ गया। अगर इस H2 मॉलिक्यूल का इलेक्ट्रॉन कुछ मोमेंट के लिए एक तरफ आ गया, मानो इधर आ इधर कौन सा चार्ज हो जाएगा माइनस, और ये एरिया तो इलेक्ट्रॉन से खाली हो गया, इधर कौन सा चार्ज आ जाएगा प्लस। तो देखो ये इंस्टेंटेनियस डायपोल हो गया ना, कुछ क्षण के लिए तो अब ये डायपोल हो गया ना, एक पोल इधर माइनस एक पोल इधर प्लस, दो पोल, ये तो कुछ क्षण के लिए डायपोल की तरफ काम करने लगा। इसीलिए इसको बोलते हैं क्या, इंस्टेंटेनियस डायपोल, क्योंकि ये इंस्टेंट टाइम के लिए डायपोल की तरह काम कर रहा है। ये तो था एक्चुअल गुण था इसमें न्यूट्रल मॉलिक्यूल का, लेकिन एक ऐसा समय आ गया, एक ऐसा मोमेंट आ गया कि इस न्यूट्रल मॉलिक्यूल का सारा इलेक्ट्रॉन क्या हो गया, एक तरफ आके जमा हो गया, जिसके कारण एक तरफ क्या हो गया निगेटिव पोल, एक तरफ क्या हो गया पॉजिटिव पोल। तो कुछ मोमेंट के लिए डायपोल की तरह काम करने लगा। अब इसका इफेक्ट इस पर आ जाएगा, क्या ये साइड इसका पॉजिटिव है, और तुम्हें पता है कि पॉजिटिव निगेटिव को क्या करता है, अपनी ओर खींचता है। तो इसका जो पॉजिटिव चार्ज है ना, वह इस न्यूट्रल मॉलिक्यूल के निगेटिव पार्टिकल को क्या करेगा, खींचेगा। निगेटिव पार्टिकल बोले तो इलेक्ट्रॉन्स, इस पॉजिटिव चार्ज के कारण इसमें जो इलेक्ट्रॉन्स है वो किधर खिंचाएगा, इधर, इस डायरेक्शन में। पॉजिटिव नेगेटिव को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। तो इसका इलेक्ट्रॉन खींच के किधर चलाएगा, इधर चलाएगा, राइट। इलेक्ट्रॉन इधर आ गया, ये जगह खाली हो गई, इधर क्या हो जाएगा भाई, पॉजिटिव। इसके कारण इसमें भी डायपोल क्या हो गया, इंड्यूस्ड हो गया, इंड्यूस्ड। इसलिए इसका नाम हो गया इंड्यूस्ड डायपोल। शुरू में आप सोचो इसकी कहानी क्या थी, शुरू में दोनों न्यूट्रल मॉलिक्यूल था, यस। कुछ मोमेंट के लिए क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन्स न्यूट्रल मॉलिक्यूल का एक तरफ आ गया, एक तरफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ गई, एक तरफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी घट गई। जिधर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ी उधर नेगेटिव चार्ज, जिधर घटी उधर पॉजिटिव चार्ज। कुछ क्षण के लिए अब ये न्यूट्रल मॉलिक्यूल डायपोल की तरफ करने लगा, इसका नाम क्या हो गया, इंस्टेंटेनियस डायपोल। अब इसके कारण इस न्यूट्रल मॉलिक्यूल पर इफेक्ट आ गया, इसका जो पॉजिटिव चार्ज है इसके नेगेटिव पार्टिकल को क्या किया, अपनी ओर अट्रैक्ट कर लिया। इसका इलेक्ट्रॉन इधर आ गया, इधर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ी नेगेटिव, इधर घटी पॉजिटिव। इसके कारण इसमें भी डायपोल गुण आ गया, डायपोल गुण इंड्यूस्ड हो गया, इसलिए इसको आप बोलेंगे क्या, इंड्यूस्ड डायपोल। दोनों मिलाकर अगर नाम बोले तो क्या होगा बच्चों, इंस्टेंटेनियस डायपोल, इंड्यूस्ड डायपोल इंटरेक्शंस। अब देखो क्या होगा, ये प्लस और ये माइनस। अब बताओ कि बीच में इंटरेक्शंस लगेगा या नहीं लगेगा, खुद सोच लो। अब तो लगेगा, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है नेगेटिव चार्ज, इसके बीच तो इंटरेक्शंस लगना तय है, नो डाउट। देखो इंटरेक्शन है, देखो यही जो बीच में अब इंटरेक्शंस लगा, इसी का नाम हुआ इंस्टेंटेनियस डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल इंटरेक्शंस। ये नाम कैसा है पता चला, क्योंकि इसका नाम हो गया इंस्टेंटेनियस डायपोल, इसके कारण इसमें डायपोल गुण आया, ये हो गया इंड्यूस्ड डायपोल।
दोनों के बीच ये इंटरेक्शंस लगा, इस इंटरेक्शंस का क्या नाम हो गया? इंस्टेंटेनियस डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल इंटरेक्शंस। इसी को हम लोग कहते हैं या डिस्पर्सन फोर्सेस। और लंदन देखा यानी लंदन फोर्सेस, जो वांडरवाल फोर्सेस का 5 टाइप में से ये सबसे वीकेस्ट फोर्सेस होता है। इसी को कहते हैं डिस्पर्सन फोर्सेस या लंदन फोर्सेस। ओके, क्या मैं उम्मीद करूं आप लोग अच्छी तरह से समझ गए होंगे। बहुत डीप कॉन्सेप्ट थी इसकी बच्चों। देखो केमिस्ट्री में क्या जादू है, दो न्यूट्रल मॉलिक्यूल को भी हम लोगों ने क्या किया? बॉन्ड कर दिया। तो केमिस्ट्री है भाई, किसी को किसी से जोड़ सकते हैं। चलिए अब हम लोग मॉलिक्यूलर सॉलिड्स का सेकेंड टाइप को जानते हैं, पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स। इसमें जो मॉलिक्यूल्स होगा उसका डायपोल मोमेंट 0 से बड़ा होगा, ग्रेटर होगा, बट 0 नहीं होगा। अब इसमें जानकारी लेते हैं हम लोग। दे कंसिस्ट ऑफ पोलर मॉलिक्यूल्स like HCl, HO2, HBr, HO3, NH3, etc. etc. जितने भी मॉलिक्यूल्स है इनमें से किसी का डायपोल मोमेंट 0 नहीं होता। सभी का डायपोल मोमेंट 0 से ग्रेटर होती है, तब इसलिए ये क्या कहलाएगा? पोलर मॉलिक्यूल्स। They are held together by comparatively stronger dipole interactions. Polar molecular solids, इसका कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स पोलर मॉलिक्यूल्स होगा, और इसमें दो पोलर मॉलिक्यूल्स जुड़ा रहता है। किससे? डायपोल इंटरेक्शंस से। ये भी तो वांडरवाल फोर्स का टाइप है भाई। लेकिन ये जो वांडरवाल फोर्स का टाइप है डिस्पर्सन फोर्सेस या लंदन फोर्सेस, इससे ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती है कौन? डायपोल इंटरेक्शन। इसलिए यहां पर कंपैरेटिवली वर्ड लिखा हुआ है कि नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स में जो वांडरवाल फोर्सेस लगती है और पोलर मॉलिक्यूल्स में जो वांडरवाल फोर्सेस लगती है, तो नॉन पोलर मॉलिक्यूल से अधिक मैग्नीट्यूड वाला वांडरवाल फोर्सेस होती है किसमें? पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स में। इसमें किस तरह का वांडरवाल फोर्सेस लगती है? तो डायपोल इंटरेक्शंस वाली। और इसमें किस तरह का वांडरवाल फोर्सेस लगती है? डिस्पर्सन या लंदन फोर्सेस वाली, वही वाली, ये वाली इंस्टेंटेनियस वाली। इससे अधिक मैग्नीट्यूड होती है किस वांडरवाल फोर्सेस की? डायपोल इंटरेक्शंस की। क्लियर है? अब है कि डायपोल इंटरेक्शंस कैसे लगती है। अब जरा इसको हम लोग समझें। देखो जैसे हम लेते हैं HCl और एक मॉलिक्यूल लेते हैं HCl। ओके, हाइड्रोजन से अधिक निगेटिविटी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी होती है भाई? क्लोरीन की। इलेक्ट्रॉन किधर दौड़ेगा? क्लोरीन की तरफ। देखो दौड़ रहा है भाई, देखो जाओ भाई जाओ, किधर? क्लोरीन की तरफ। किधर भागेगा इलेक्ट्रॉन भाई? क्लोरीन की तरफ। इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है क्लोरीन की ओर, तो क्लोरीन को इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होगी? बढ़ेगी। इधर हो जाएगा पार्शियल माइनस, इधर घटी पार्शियल प्लस।
उसी तरह इधर बढ़ी पार्शियल माइनस, इधर घटी पार्शियल प्लस। अब बताओ इस पोलर मॉलिक्यूल है कि नहीं? पोलर मॉलिक्यूल मतलब क्या? जिसके एटम पर चार्ज हो, अपोजिट चार्ज। इस मॉलिक्यूल के एटम को देखो, पॉजिटिव नेगेटिव अपोजिट चार्ज, पॉजिटिव नेगेटिव अपोजिट चार्ज। ये भी पोलर मॉलिक्यूल, ये भी पोलर मॉलिक्यूल, दो चार्ज है प्लस माइनस। ये डायपोल हो गया डीपी, डायपोल। इसमें भी टू अपोजिट चार्ज है, ये भी क्या हो गया डायपोल। डाय मतलब दो, पोल मतलब ध्रुव, दो अपोजिट पोल वाला मॉलिक्यूल को क्या कहते हैं डायपोल। अब बताओ ये भी डायपोल, ये भी डायपोल। अब बताओ इन दो डायपोल के बीच में यहां इंटरेक्शंस लगेगा या नहीं लगेगा? अब इसलिए लगेगा क्योंकि इस पर कौन चार्ज है माइनस, इस पर प्लस। तो माइनस और प्लस चार्ज के बीच तो इंटरेक्शंस लगता ही है ना, इसीलिए यहां क्या लगेगा इंटरेक्शन। अब बताओ ये जो इंटरेक्शन अभी लगा तो दो डायपोल के बीच लगा, एक डायपोल एक डायपोल, दो डायपोल, तो इसका नाम क्या होगा डायपोल। डायपोल इंटरेक्शंस, डीपी डीपी इंटरेक्शंस। डीपी मतलब व्हाट्सएप का डीपी नहीं समझ जाना है भाई, इसलिए मैंने लिख दिया बगल में डीपी मींस डायपोल। डायपोल डायपोल इंटरेक्शंस, क्या मस्त है, एंजॉयिंग इट। अब दोनों में देखो आराम से आप फर्क समझ सकते हैं। नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स के बीच भी वाटर वाल फोर्स ही लगती है, पोलर मॉलिक्यूल्स के बीच भी वाटर वाल फोर्स ही लगती है, लेकिन दोनों में वाटर वाल फोर्सेस अलग अलग लगती है। नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स में डिस्पर्सन या लॉन्जन फोर्सेस वाली वाटर वाल फोर्स एग्जिस्ट होती है, और पोलर मॉलिक्यूल्स में डायपोल डायपोल इंटरेक्शंस वाली वाटर वाल फोर्सेस एक्ट होती है। ये सबसे वीकेस्ट वाटर वाल फोर्सेस होती है, और इसके कंपैरिजन में ये उससे हायर मैग्नीट्यूड वाली वाटर वाल फोर्सेस होती है। राइट, चलिए बहुत अच्छी बात है अगर आप समझ गए हो। दे आर हेल्ड टुगेदर बाय कंपैरेटिवली, कंपैरेटिवली इससे तुलना किया जा रहा है। दे आर हेल्ड टुगेदर बाय कंपैरेटिवली स्ट्रॉन्ग डायपोल डायपोल इंटरेक्शंस। नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स की तुलना में इसमें जो वान डेर वाल्स फोर्सेस लगती है वो थोड़ी स्ट्रॉन्ग होती है। ओके, these solids are soft, जिस तरह ये सॉफ्ट थी उस तरह ये भी वान डेर वाल्स फोर्सेस तो वीक ही होती है, लेकिन वीक में भी थोड़ा क्या होती है कंपैरिजन तो हम कर सकते हैं ना। ये भी सॉफ्ट बट लेस देन नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड, ये भी सॉफ्ट ही होती है, लेकिन जितना सॉफ्ट नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स होता है उतना सॉफ्ट ये नहीं होता। क्यों नहीं होता कि तर्क समझ रहे हो? क्योंकि इसमें इंटरेक्शन सबसे कमजोर वाला होती है, इसलिए ये ज्यादा सॉफ्ट होती है। और इसमें जो डायपोल डायपोल इंटरेक्शंस लगती है वो इससे थोड़ा अधिक मैग्नीट्यूड वाला लगती है, इसलिए ये जो होगा इसमें सॉफ्ट गुण थोड़ा कम होगा। दोनों सॉफ्ट होगा लेकिन इसमें इंटरेक्शन थोड़ा हायर मैग्नीट्यूड वाला लगता है, इसलिए इसकी तुलना में इसकी सॉफ्टनेस थोड़ी कम होगी, इसलिए आपने लिखा है यहां पर लेस देन नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स। देन मेल्टिंग पॉइंट्स आर हायर देन दोज ऑफ नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स। जितना मेल्टिंग पॉइंट नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स का होता है उससे अधिक मेल्टिंग पॉइंट होगा किसका, पोलर का, क्योंकि इसमें इंटरेक्शंस कम, ये कम ताप पर पिघल जाएगा। इसमें इंटरेक्शन जो लगता है इससे थोड़ा हायर मैग्नीट्यूड वाला, इसमें मॉलिक्यूल थोड़ा अधिक इंटरेक्शन से कनेक्ट होता है, इसलिए इसको मेल्ट करने में थोड़ा अधिक टेम्परेचर लगेगा, इसलिए आपने यहां पर लिखा
their melting points are higher than those of non-polar molecular solids. They do not conduct electricity in solid state, अर्थात इंसुलेटर. वो तो मैंने आपको शुरू में ही कह दिया था. मॉलिकुलर सॉलिड्स का जनरल गुण हो गया क्या? इंसुलेटर. चाहे वो कोई भी टाइप हो, तो सीधा यह आंसर मार देना, दे आर इंसुलेटर. ओके, इसी चीज को मैंने यहां समझाया है. ओके, इलेक्ट्रॉन क्लोरीन की ओर जा रहा है, इलेक्ट्रॉन क्लोरीन की ओर जा रहा है. इधर नेगेटिव पॉजिटिव, दो अपोजिट पोल आ गया, डायपोल हो गया. दो अपोजिट पोल आ गए, डायपोल हो गया. और दो डायपोल के बीच जो यहाँ इंटरेक्शंस लगा है, बीच में प्लस और माइनस के बीच, वही कराएगा डायपोल इंटरेक्शंस. और इसी इंटरेक्शन से पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड में मॉलिक्यूल आपस में क्या रहता है? एक दूसरे से जुड़ा रहता है, और जुड़कर ये पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स का निर्माण करता है. ओके, पेज 1 आपका एंडिंग हुई. मैं यहां पर लिख भी दूं पेज 1, जीरो लिखा हुआ है, देख सकते हैं. अब हम लोग आते हैं पेज 2. अब थर्ड टाइप नॉन पोलर हो गई, पोलर हो गई. काफी डीप कॉन्सेप्ट भी थी उसमें. अब हम लोग आते हैं हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड्स. वाह, 11th का याद करो भाई. वही बनाएगा हाइड्रोजन बॉन्ड जिसमें नजर आएगी फोन, FON, है कि नहीं? The molecules of such solids contain polar covalent bonds between H and FO और N, यानी H और फोन एटम्स के बीच. अब सवाल है, देखो बहुत इंटरेस्टिंग टर्म्स है यहां पर. हाइड्रोजन बॉन्ड्स, ये तो पता है, दो में से एक एटम तो यहां फिक्स्ड है बॉन्ड बनाने के लिए, कौन? हाइड्रोजन. लेकिन सवाल यहां एक है, कौन हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा? ये मेन सवाल है. तो सुनो, जो हाइड्रोजन कोवैलेंट बॉन्ड के द्वारा फ्लोरीन से जुड़ा हो या ऑक्सीजन से जुड़ा हो या नाइट्रोजन से जुड़ा हो, वही हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है. आइए इसको हम ऐसे समझते हैं. जैसे ये देखो, HF, HCl, H2O, NH3, ओके. ये सभी मॉलिक्यूल्स हैं. इसमें भी हाइड्रोजन है, इसमें भी हाइड्रोजन है, इसमें भी हाइड्रोजन है, इसमें भी हाइड्रोजन है. अब ये जानना है इसमें से किस मॉलिक्यूल का हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है. मैंने अभी क्या कहा? जो हाइड्रोजन उस मॉलिक्यूल में कोवैलेंट बॉन्ड के द्वारा फ्लोरीन से जुड़ा होगा या ऑक्सीजन से जुड़ा होगा या नाइट्रोजन से जुड़ा होगा, वही हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है. जैसे इस मॉलिक्यूल का ये हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है कि नहीं? बोलो. यस, बना सकता है. क्यों? क्योंकि ये हाइड्रोजन देखो कोवैलेंट बॉन्ड के द्वारा किससे जुड़ा है? फ्लोरीन से. इसका मतलब ये H बॉन्ड बना सकता है. राइट? यानी इसके
साथ एच बॉन्ड, जो डॉटेड लाइन एच बॉन्ड का संकेत है, सिंबल है, ये एच बॉन्ड बना सकता है। अब बताओ क्या ये एच बॉन्ड बना सकता है कि नहीं? क्योंकि यह एच इस मॉलिक्यूल में कोवैलेंट बॉन्ड के द्वारा ना तो F से जुड़ा है, ना तो O से जुड़ा है, ना तो N से जुड़ा है। इसका मतलब फिजिकल केमिस्ट्री में ये H बॉन्ड नहीं बना सकता है। ओके, ये नहीं बना सकता है। अब बताओ ये H बॉन्ड बना सकता है कि नहीं? जल्दी बोलो, यस और नो। देखो किससे जुड़ा, देख लो। हाँ यस, बना सकता है। क्यों? क्योंकि ये जो H है वो किससे जुड़ा है? O से। तब तो बना सकता है, यानी इसके साथ भी H बॉन्ड बन सकती है, इसके साथ भी H बॉन्ड बन सकती है। अब यहां आते, अब बताओ ये H बॉन्ड बना सकता है कि नहीं? यस। क्यों? क्योंकि कोवैलेंट बॉन्ड के थ्रू किससे जुड़ा है? नाइट्रोजन से जुड़ा है। तो इस मॉलिक्यूल का ये H बॉन्ड बना सकता है। बोलो, ये बात क्लियर आया? यस कि नो? ईमानदारी से बोलो यस। तो सिंपल टेक्निक है, किस मॉलिक्यूल का H बॉन्ड बना सकता है, कौन कॉन्सेंट्रेट होकर देखना है कि उस मॉलिक्यूल में H किससे कनेक्ट है? कोवैलेंट बॉन्ड के द्वारा, नॉर्मल लाइंस के द्वारा, कोवैलेंट बॉन्ड के द्वारा। अगर F से कनेक्ट है, O से कनेक्ट है, N से कनेक्ट है, तब याद रखना वो H बॉन्ड बना सकता है। इसलिए अगर ये क्वेश्चन आए, इनमें से कौन मॉलिक्यूल H बॉन्ड नहीं बना सकता है, तब क्या मारोगे आंसर? ये वाला। कौन कौन बना सकता है? ये तीनों हो जाए आंसर। क्लियर है ना? ओके। अब है नेक्स्ट, ये कुछ समझ गए। अभी हम लोग एक अहम जानकारी ली कि किसी मॉलिक्यूल को देखकर हम कैसे जान पाएंगे कि उसका H बॉन्ड बना सकता है। बस कुछ नहीं है, फोन से जुड़े रहो, H बॉन्ड बनाते रहो, फोन से जुड़े रहो, H बॉन्ड बनाते रहो। ओके। अब सवाल है, जैसे यहां मैंने H इंडिकेट कर दी, और कोवैलेंट बॉन्ड के थ्रू सपोज ये जुड़ा हुआ है किससे? A से, सपोज। ओके। और बगल में खड़ा है कौन या बैठा है कौन? B। ओके। अब ये जो H कोवैलेंट बॉन्ड के थ्रू, देख लो कोवैलेंट बॉन्ड के थ्रू किससे जुड़ा बच्चों? A से। मान लो कि A की जगह पर फ्लोरीन है, या ऑक्सीजन है, या नाइट्रोजन है, यानी FH, OH या NH, तब तो ये H बॉन्ड बनाएगा कि नहीं बनाएगा? ओके। यानी इस H में H बॉन्ड बनाने की 100% संभावना है, बनाएगा। तो H कोवैलेंट बॉन्ड के थ्रू फोन से अगर जुड़ा है, तीन में से किसी भी एक से, तो वो H बॉन्ड उस मॉलिक्यूल का बना सकता है। लेकिन ये H किसके साथ H बॉन्ड बनाएगा? तो जिससे जुड़ा है उसी के साथ। फोन से जुड़ो, फोन के साथ ही H बॉन्ड बनाओ। पहले फोन से जुड़ो, तब फोन के साथ H बॉन्ड बनाओ। अब सपोज करो कि B के प्लेस पर F है, या O है, या N, राइट? अब क्या है कि कंडीशंस क्या हो गया आपका कि पहले हाइड्रोजन को फोन से जुड़ना होगा। फोन से जुड़ गया तो फोन से जुड़ो, तभी फोन के साथ H बॉन्ड बनाओ। तो H बॉन्ड किसके बीच बन सकता है? H और F के बीच, क्योंकि F है। H और O के बीच, H और N के बीच बन सकता है। तो एक कंडीशन स्वरूप कि H बॉन्ड कौन बनाएगा और किसके साथ H बॉन्ड बनेगा? तो जिस मॉलिक्यूल का H फोन से कनेक्ट होगा कोवैलेंट बॉन्ड के थ्रू,
वही H फोन के साथ H बॉन्ड का निर्माण कर सकता है। कैसे? देखो, हाइड्रोजन के कंपैरिजन में इनमें से किसी का भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है? ज्यादा है। तो फोन की नेगेटिविटी हाइड्रोजन से ज्यादा है, तो इलेक्ट्रॉन किधर मूव करेगा? फोन की तरफ, ए की तरफ मूव करेगा। देखो मूव कर रहा है, इलेक्ट्रॉन जोड़ रहा है ए की तरफ। तो ए की तरफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होगा? बढ़ेगा। इधर क्या हो जाएगा? पार्शियल माइनस, राइट? क्योंकि ऐसे कंपैरिजन में तो इन तीनों में से किसी का भी नेगेटिविटी क्या है? ज्यादा। हायर नेगेटिव एलिमेंट ये हो गया नेगेटिव चार्ज, और इधर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी घट गया पॉजिटिव चार्ज। ये मॉलिक्यूल क्या हो गया? पोलर। पोल क्रिएट हो गया, यहां पर पोलर हो गया। अब ये H इसके साथ क्या करेगा? H बॉन्ड बनाएगा। B कौन है? B भी फोन है, जिसकी नेगेटिविटी आपको पता है पीरियोडिक टेबल में काफी ज्यादा होती है। तो इस पर भी कौन चार्ज रहेगा? तो हायर नेगेटिविटी एलिमेंट पर कौन चार्ज होता है? नेगेटिव, पार्शियल नेगेटिव। अब क्या है? H का पॉजिटिव चार्ज, B का नेगेटिव चार्ज, इनके बीच कौन सा फोर्स एक्ट होगा बच्चों? बोलो, अट्रैक्शन। और इसी अट्रैक्शन से यहां क्या बनेगा? H बॉन्ड। देखो, पॉजिटिव नेगेटिव के बीच क्या लगेगा? अट्रैक्शन फोर्स एग्जिस्ट होगा। देखो, अट्रैक्शन फोर्स, देखो H बॉन्ड फॉर्म। अब H बॉन्ड से ये मॉलिक्यूल आपस में क्या हो गया? जुड़ गया। यही नाम है H बॉन्ड। बोलो क्लियर? उसी तरह आइस में देखो क्या होता है। आइस का पार्टिकल वाटर मॉलिक्यूल, वाटर मॉलिक्यूल पोलर होता है। जैसे आप देख सकते हैं, मैंने समझाया है, O 2H होती है इसमें, H2O वाटर मॉलिक्यूल। वाटर मॉलिक्यूल का शेप बेंड होता है, ऐसे बीनुमा, ऐसे भी जैसे भी जैसे भी वो भी शेप्ड होती है। अब यहां देखो क्या है कि हाइड्रोजन के कंपैरिजन में O का नेगेटिविटी क्या है? ज्यादा है। तो बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन पेयर किधर मूव करेगा? टुवर्ड्स हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट ऑक्सीजन की तरफ मूव करेगा। देखो मैं दिखा भी रहा हूं, O की तरफ इलेक्ट्रॉन आ रहा है, O की तरफ इलेक्ट्रॉन आ रही है। O के अराउंड इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ गई, नेगेटिव चार्ज हो गई। H के अराउंड घट गई, पॉजिटिव चार्ज हो गई, पोलर हो गई वाटर मॉलिक्यूल। अनदर वाटर मॉलिक्यूल लेते हैं फिर O H, O का नेगेटिविटी ज्यादा आपको मालूम है, नेगेटिव चार्ज। H की कंपैरेटिवली कम है, पॉजिटिव चार्ज, पोलर। अब कंडीशंस क्या है? ये H बॉन्ड बना सकता है, क्योंकि H को वैलेंट बॉन्ड के थ्रू O से कनेक्ट है, तो ये तो H बॉन्ड बना सकता है क्लियरली। ओके, अब देखो कंडीशन, ये H अब इस O के साथ H बॉन्ड बना लेगा, क्योंकि ये पॉजिटिव ये नेगेटिव अट्रैक्शन फोर्स एग्जिस्ट होगा। तो अट्रैक्शन से क्या होगा? H बॉन्ड बन गया। अट्रैक्शन से क्या होगा? H बॉन्ड बन गया। इसी तरह और वाटर मॉलिक्यूल यूज करते तो उसका H भी इसके साथ H बॉन्ड बना था। अगर और हम इधर वाटर मॉलिक्यूल यूज करते तो इसका H उसके O के साथ H बॉन्ड बना था। इस तरह से आइस में, जो कि वाटर का सॉलिड फॉर्म होता है आइस, उसमें इस तरह से क्या फॉर्म हो जाती है कि पिंजरा के समान एक वाइड भी बोलते हैं, वाइड मतलब खाली जगह, एक स्पेस क्रिएट हो गया। ये वाटर का सॉलिड फॉर्म होता है। आइस की संरचना इसी तरह से होती है, स्ट्रक्चर होती है आइस की इसी की तरह। इसी केस फॉर्मेशन के चलते इसका वॉल्यूम ज्यादा हो जाता है, आइस का वॉल्यूम ज्यादा। अब वॉल्यूम ज्यादा होगा तो डेंसिटी क्या होगा? कम होता है, क्योंकि वॉल्यूम और डेंसिटी में इनवर्सली रिलेशन होती है। वॉल्यूम ज्यादा डेंसिटी कम, तो आइस की डेंसिटी कम होती है। यहां तक समझ गए? चलिए, अब इसी चीज को मैंने यहां लिखा है, देख सकते हो आप। द मॉलिक्यूल्स ऑफ सच सॉलिड्स contain polar covalent bonds
between H and phone atoms. वही मॉलिक्यूल H बॉन्ड बनाएगा जिसका हाइड्रोजन एटम कोवैलेंट बॉन्ड के थ्रू किससे कनेक्ट होगा? फोन एटम से कनेक्ट होगा। जैसे H यहां A से कनेक्ट है कोवैलेंट बॉन्ड के थ्रू, बीच में कोवैलेंट बॉन्ड है, नॉर्मल लाइंस, और एक स्थान पर फोन होगा तो H यहां फोन एटम से कनेक्ट है तो ये H बॉन्ड बनाएगा। लाइक हाइड्रोजन फ्लोराइड सॉलिड, वाटर सॉलिड, अमोनिया सॉलिड, इन सभी में H बॉन्ड बनाने की प्रोबेबिलिटी है क्योंकि यहां सभी मॉलिक्यूल में H कोवैलेंट बॉन्ड के थ्रू देखो किससे जुड़ा है? F से यहां जुड़ा है, यहां H O से भी जुड़ा हुआ, यहां H N से जुड़ा है, ये सभी मॉलिक्यूल H बॉन्ड बना सकता है। राइट? क्लियर? These solids contain H bond between covalently bonded H atoms and a highly electronegative atom like F, O और N। तो जैसे AH एक मॉलिक्यूल है, ये H इस B के साथ H बॉन्ड आसानी से बना सकता है बिकॉज इस मॉलिक्यूल का H A से कनेक्ट है, मतलब फोन से कनेक्ट है, तो ये तो तैयार है H बॉन्ड बनाने के लिए। और H इसके साथ H बॉन्ड बनाता है, फोन के साथ ही H बॉन्ड बनाता है, तो B के प्लेस पर कोई ना कोई F या O या N होगा। तो एक मॉलिक्यूल का H एटम इन्वॉल्व है H बॉन्ड बनाने में, और दूसरा मॉलिक्यूल का या तो F इन्वॉल्व होगा, या तो O या तो N इन्वॉल्व होगा। तो यहाँ अट्रैक्शन से H और B के बीच क्या बन गया? H बॉन्ड बन गया, जिससे कि अभी मैंने यहाँ पर आपको समझाने की कोशिश करी थी। उसी तरह यह आइस की स्ट्रक्चर है, इसमें जगह जगह क्या फॉर्म हो जाती है? केजेस, ड्यू टू H बॉन्ड के कारण। ओके, तो जो हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड्स होती है ना, उसमें जो मॉलिक्यूल्स होता है वो आपस में कनेक्ट होता है। किस बॉन्ड से बच्चों? H बॉन्ड से। चलिए, मॉलिक्यूलर सॉलिड्स का तीनों टाइप आपका क्लियर हो गया ना? अब ये नहीं कहोगे कि नहीं क्लियर हुआ। क्लियर? नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड क्लियर, जिसमें वान डेर वाल्स फोर्सेस एक्ट होती है। सबसे वीकेस्ट वाला डिस्पर्सन फोर्सेस से लंदन फोर्सेस के नाम से जानते हैं। पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स में वान डेर वाल्स फोर्स एक्ट होती है, लेकिन अनदर टाइप की वान डेर वाल्स फोर्स होती है डायपोल डायपोल इंटरेक्शंस वाली, जिसकी मैग्नीट्यूड डिस्पर्सन फोर्सेस से अधिक होती है। और थर्ड टाइप है आपका हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड्स। इसमें जो मॉलिक्यूल्स होगा वो आपस में कनेक्ट होगा, बॉन्ड होगा किससे? हाइड्रोजन बॉन्ड से। ओके, चलिए अब तीनों को स्टडी करने के बाद अब तीनों में हम थोड़ा डिफरेंस को समझते हैं। बाकी जो इसकी नेचर है वो उसी की तरह, दे डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, अर्थात इंसुलेटर। हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड्स भी क्या होता है? इंसुलेटर होता है। मैंने शुरू में ही कह दी थी, दिस सॉलिड्स आर हार्ड, वो दोनों सॉफ्ट होता है। नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स और पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स का नेचर क्या हो गया? सॉफ्ट। लेकिन जो हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड्स होता है इसका नेचर थोड़ा सा चेंज हो जाती है। क्या होता है? हार्ड। क्यों? क्योंकि वान डेर वाल्स फोर्सेस की तुलना में हाइड्रोजन बॉन्ड की मजबूती ज्यादा होती है, इसलिए कंपैरेटिवली क्या हो जाती है उन दोनों से? हार्ड। ओके, अब देखो, अब आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बनाने के लिए चार्ट काम करेगा। टाइप्स ऑफ सॉलिड, तो सॉलिड का टाइप क्या हो गया? मॉलिक्यूलर सॉलिड। यहां मैं यूज करूंगा उसका कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल क्या है। यहां मैं आपको यूज करूंगा कि उसमें जो मॉलिक्यूल्स होगा उसके बीच कौन सा बॉन्डिंग होगा लगेगा, या कौन सी अट्रैक्टिव फोर्सेस वहां एक्ट होती है, उसका फिजिकल नेचर क्या है, उसमें इलेक्ट्रिकल नेचर कैसा होगा, और उसका एग्जांपल्स क्या है। ओके बच्चों, तो देखते हैं। मॉलिक्यूलर सॉलिड का फर्स्ट टाइप आपने पढ़ा नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड, राइट।
इसका कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स मॉलिक्यूल्स। इसमें किस तरह का बॉन्डिंग अट्रैक्टिव फोर्सेस होती है आपने पढ़ा था। इसमें डिस्पर्सन फोर्सेस या लंदन फोर्सेस एक्ट होती है। क्लियर? ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आराम से बन जाएगा। फिजिकल नेचर क्या होता है इसमें? शॉक। और इलेक्ट्रिकल नेचर इंसुलेटर गुण होती है। और इसका एग्जाम्पल कौन होगा? कुछ नोबल गैसेस एग्जाम्पल होगी इसकी, और नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स एग्जाम्पल होगी इसकी, जिसका डायपोल मोमेंट 0 होती है। कुछ एग्जाम्पल मैंने यहां भी इंडिकेट करी है, लाइक देख सकते हैं आप, हीलियम, नियोन, आर्गन, कार्बन टेट्राक्लोराइड, आयोडीन मॉलिक्यूल, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, क्योंकि इन सभी का डायपोल मोमेंट क्या है बच्चों? 0, राइट। सेकेंड टाइप आता है पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड। इसका भी कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स क्या होगा? मॉलिक्यूल्स। और इसमें किस तरह का वैन डेर वाल्स फोर्सेस एक्ट होती है? डायपोल डायपोल इंटरेक्शंस वाली, जिसकी मैग्नीट्यूड इससे थोड़ा ज्यादा होती है। इसमें ये भी सॉफ्ट होता है, लेकिन इसमें सॉफ्टनेस गुण नॉन पोलर से थोड़ा कम होता है। ओके, ये भी इलेक्ट्रिकल नेचर क्या होता है इसका? इंसुलेटर ही होती है। और इसका एग्जाम्पल में कौन आएगा? जो पोलर मॉलिक्यूल्स होगा वो इसका एग्जाम्पल होगा, लाइक HCl, HBr, SO2, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। क्लियर? अब थर्ड नंबर पे H बॉन्ड। इसका भी कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स क्या होगा? मॉलिक्यूल्स। और इस मॉलिक्यूल्स के बीच कौन सा बॉन्ड फॉर्म होगा? H बॉन्डिंग। इसका फिजिकल नेचर क्या होगा? हार्ड। तो ये दोनों का नेचर हो क्या हो गया? सॉफ्ट। जो हाइड्रोजन बॉन्डेड सॉलिड होता है उसका नेचर क्या हो जाता है? हार्ड। क्यों? क्योंकि वैन डेर वाल्स फोर्स के कंपैरिजन में H बॉन्ड थोड़ी सी ज्यादा मैग्नीट्यूड वाली होती है, इसलिए कंपैरेटिवली क्या हो जाती है? हार्ड। और ये भी इलेक्ट्रिसिटी का क्या होगा? इंसुलेटर। ये तो इसका जनरल नेचर है। इसका एग्जांपल सॉलिड H2 अर्थात आइस हो गया। इस तरह से हम लोगों का आज फोर्थ वीडियो कंप्लीट हुआ। इसको आप प्लीज अच्छी तरह से समझने की कोशिश करेंगे। ये वीडियो आपको पूरी तरह से क्लियरली समझ में आएगी, बशर्ते कि आप कंसंट्रेशन से इस वीडियो को सुनेंगे, क्योंकि आज काफी डीप कॉन्सेप्ट था। एकदम एकाग्रचित रहोगे, रूम बंद करके इस वीडियो को सुनेंगे ताकि कोई हो हल्ला ना करे। अगर आप कंसंट्रेशन से इस वीडियो को सुन लिए तो पक्का है कि आपको समझने में, डीप कॉन्सेप्ट समझने में भी आपको कोई परेशानी नहीं होगी। ये गुड्डू सर का वादा याद रखना। ओके भाई, चलिए बाय।